हेलो एंड वेलकम टू अभिमान एकेडमी। पर्यावरण की क्लास में आपका स्वागत है। आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो हम पहले इसके बारे में पेश पढ़ेंगे और उसके बाद इसके संस्तरों के बारे में। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर आवरण की तरह घेरे हुए वायु का जो विशाल भंडार है वही हमारा वायुमंडल है। यदि सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है वह हमारा वायुमंडल है। यानी कि इसे डिफाइन करते हुए हम लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। यानी कि वायु गैसों का एक मिश्रण है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें पता होनी चाहिए। गैसों का एक मिश्रण है वायु। वायु में कई प्रकार की गैसें जब निश्चित अनुपात में मिलती हैं तो वायु बनती है। मिश्रण क्या है? मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो वह मिश्रण कहलाता है। तो वायु गैसों का एक मिश्रण है। हम वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78.8%। यह क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी आता रहता है। वायु में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। पहले हम इसका एवरेज देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं वायु में पाए जाने वाली गैसों का परसेंट। आपको मैं ये भी बता दूं कि इनमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वायु में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.8%। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब पॉइंट में क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले केवल यही दे दिया करते थे 68% या 78% या 82%, तो बच्चे एवरेज में 78 इजीली लगा देते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट में बनते हैं, तो आपको इन पर भी ध्यान देना होगा। ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005% एंड मीथेन 0.00017%। इनमें से जो मेन है वो तो आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनते रहे हैं और अभी भी बनाए जाते हैं। गैसों का ये परसेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संस्तरों के बारे में। ये चीज वैसे तो ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें वो चीजें मेनली याद करनी होती हैं जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल डीप से डीप को पॉइंट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संस्तर। अब हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के संस्तर। वायुमंडल के 5 संस्तर होते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। इनमें से हर एक मंडल में से क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने ये पहले पढ़ा भी हो तो उन पॉइंट्स पे फोकस जरूर करिएगा जिनके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसका सबसे पहला मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ ऐसा सोचना भी सही नहीं होगा कि केवल हिंदी का नाम याद करने की जरूरत है, ट्रोपोस्फीयर याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में कभी ट्रोपोस्फीयर भी लिखा हुआ आ जाता है, कभी क्षोभ मंडल भी। यानी कि इन 5 स्तरों के नाम हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होने चाहिए। क्षोभ मंडल पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो कि पृथ्वी से, यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्षोभ मंडल वह मंडल है जिसमें मौसम से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं घटित होती हैं, यानी कि इसमें बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, जलवाष्प, धूलकण, तुषार, ओला, ये सब चीजें क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। यही वजह है कि क्षोभ मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ उच्च श्रृंखल हवा के झोंके चलते रहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाओं के अलावा ऊंचाई के साथ साथ ताप जो है वो घटता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, और जो ताप घटने की जो दर रहेगी इसमें वो रहती है 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस। इसका जो ताप है वह घटता है। मेन जो याद रखने वाली चीज है वो है 165 मीटर। क्षोभ मंडल में तापमान में कभी गर्मी भी होती है, कभी ठंडा भी हो जाता है, और ये किस कारण से होता है? यह विकिरण, संचालन और संवहन के कारण होता है। यही वजह है कि क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल के बारे में ये मेन पॉइंट्स होते हैं जिनमें से अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला जो स्तर है वो है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल क्षोभ मंडल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह लगभग 50 किलोमीटर होती है। इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में जो हवा की गति होती है वह क्षैतिज होती है, और यहाँ मौसमी घटनाएं यानी कि बादल आदि नहीं पाए जाते। हाँ, धूलकण और जलवाष्प थोड़ी सी मात्रा में अवश्य होते हैं, लेकिन हवा की क्षैतिज गति के कारण समताप मंडल में और वहां का तापमान काफी समान रहता है, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशाएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ मैं वो पॉइंट्स लिख रही हूँ जिनमें से अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। समताप मंडल के ही निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत ओजोन गैस जब संघनित होती है तो एक परत का निर्माण करती है, और उसी को हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, क्योंकि ओजोन परत सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% तक अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म होने से रक्षा करती है। इसकी ओजोन परत की जो सबसे पहले खोज की थी वो 1913 में फ्रांस के भौतिकविद, उनका यदि हम नाम देखेंगे तो नाम है फेबिस चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने ओजोन परत की खोज की थी 1913 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ओजोन परत, एक आपको ये भी याद रखना है कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। ओजोन परत, जैसा कि मैंने बताया, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी धरती की रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई भी आपसे पूछ सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 से 30
किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हालांकि मौसम के अनुसार इसकी मोटाई, मौसम के अनुसार और जलवायु के अनुसार ओजोन परत की जो मोटाई है वह घटती बढ़ती रहती है। एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, वैसे तो समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो ये है कि समताप मंडल में शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में, समताप मंडल में सर्दियों में अंटार्कटिका के ऊपर बादल बनते हैं और इनको मदर ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इन्हें मदर ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ वैसे तो बादलों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये केवल एक अपवाद में आ जाता है। हम अभी ओजोन परत के बारे में पढ़ रहे थे कि इसकी जो खोज थी वो 1913 में की गई थी। ओजोन परत से जुड़ी हुई एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो डॉब्सन है। शायद इसका कारण आपने ना पढ़ा हो, ओजोन परत को मापने की इकाई डॉब्सन है। 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने पूरी दुनिया में ओजोन परत के निगरानी केंद्र का एक नेटवर्क स्थापित किया था। इन्हें सम्मान देने के लिए ओजोन परत, इन्हें सम्मान देने के लिए यानी डॉब्सन को सम्मान देने के लिए ही ओजोन परत को जो मापने की इकाई थी वो डॉब्सन रखी गई थी। ओजोन परत वैसे तो अभी अभी मैंने आपको बताया ही कि हमारी धरती की रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, और ये जो चीजें हैं ये पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। वायुमंडल का जो अगला तीसरा जो स्तर है वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल की जो विशेषता ज्यादा है वो ये है कि यहाँ तापमान घटना बढ़ना फिर घटना ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन अंत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मध्यमंडल में भी तापमान घटता चला जाता है। मध्यमंडल की जो ऊंचाई मानी गई है वह लगभग 80 किलोमीटर तक मानी गई है। 80 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद जब तापमान घटता चला जाता है तो यहाँ तापमान जो यहाँ तापमान है वह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, वो इसमें आप देख लीजिए, अंतरिक्ष से गिरने वाले या आने वाले उल्कापिंड इसी मंडल में आकर जलते हैं, यानी मध्यमंडल, इसी मंडल में मध्यमंडल में आकर जल उठते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मध्यमंडल के बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है तापमंडल। तापमंडल, इसके 2 उपमंडल होते हैं, उनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। 2 उपमंडल होते हैं इसके, पहला आयन मंडल और दूसरा आयन सीमा मंडल। आयन सीमा मंडल, तापमंडल के निचले भाग को आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर कहा जाता है। इसे आयन मंडल क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी जान लीजिएगा आप। यहाँ सौर पवन के कारण अणु इलेक्ट्रॉन से जब अलग होते हैं तो आयन का निर्माण करते हैं, इसलिए तापमंडल के निचले भाग को आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल में आयन मंडल में ही इसी परत में जो रेडियो तरंगें होती हैं वह आयन मंडल से टकराकर लौट जाती हैं पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी इन्हें दोबारा आयन मंडल में भेज देती है। और यह प्रक्रिया तब तक
लगातार चलती रहती है जब तक कि ये तरंगे कहीं दूर अपना स्थान निश्चित नहीं कर लेती। और ये जो हम रेडियो पर नेटवर्क लेते हैं या नेटवर्क मिलता है वो इन्हीं तरंगों के या और आयन मंडल के कारण ही मिलता है। यदि आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो का प्रसारण भी संभव नहीं होता। बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल में जो सबसे पहले इस बारे में जिसने अध्ययन किया था वो किया था लेमन ने, लेमन स्पिटर ने किया था। बहिर्मंडल में जो हवा है वो आगे जाकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का आधिक्य पाया जाता है। आधिक्य पाया जाता है। सौर विकिरण के कारण बहिर्मंडल का तापमान अत्यधिक उच्च होता है। और उसके बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ये पांचों परतें काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से प्रश्न लगातार बनते ही रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।